हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखना। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम खंड ब और खंड स को लेकर आए हैं। तो जो ये खंड ब होता है तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपसे 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आइए देखें क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या पार्ट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों की इसमें सारा का सारा खेल इस आपतन कोण आई का होता है। अगर आपतन कोण को बड़ा कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है क्रांतिक कोण सी। और अगर इस आपतन कोण को इस क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दिया जाता है तो जो प्रकाश की किरण आ रही है तो वो ऐसे सीधी ना जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी ये आ कहाँ से रही थी, तो ये आ रही थी सघन माध्यम से। तो ये आती आती सघन माध्यम से इसमें ना जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे ही कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब इसी चीज को आपको इसमें लिखना है। कैसे लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए क्रांतिक कोण सी से बड़े कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और आपसे पूछा है कि इसका किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख इसका यही है ना, आसान। अब अगला क्वेश्चन है हमारा समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो हमारा क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक में अंतर। तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। सम का मतलब होता है समान और स्थानिक का मतलब कि इसका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन इसका परमाणु भार असमान होता है। ऐसे ही समभारिक की बात करें तो इसका परमाणु भार तो समान होता है लेकिन इसका परमाणु क्रमांक असमान होता है। तो आप ऐसे लिखोगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1H1, 1H2, 1H3। अब आप इसमें खुद देखो कि इनमें जो नीचे की संख्या है तो वो कैसी है, समान है। तो ये है समस्थानिक के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे समभारिक को। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं किंतु इनके परमाणु भार समान होते हैं तो वो समभारिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। आपको देखो कि इसके ऊपर वाले तो समान है जबकि नीचे वाले असमान होते हैं। तो ये संभारिक के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन नंबर यह है कि ओमीय और अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टा और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो क्वेश्चन है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टा और धारा के बीच ग्राफ खींचना है। तो ओमीय होगा कि जिसमें ओम के नियम का पालन होता है यानी उसमें आएगी एक सीधी रेखा। और जो अनओमीय होगा तो उसमें ऐसे आएगा, ठीक है, जो उसका ग्राफ होगा वो इस शेप में होगा। तो ये तो है हमारा ओमीय और ये दूसरा है हमारा अनओमीय का ग्राफ। अनओमीय का ग्राफ इसमें तो आती है सीधी रेखा और इसमें ऐसे करके आती है, ठीक है, वक्र लाइन यानी। तो इसमें नीचे होता है V और ऊपर की ओर जाता है I। ऐसे ही इसमें नीचे होता है V, ऊपर होता है I यानी धारा। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात -18 कूलाम क्या है, धनात्मक आवेश है। तो ये दिया हुआ है हमारा Q का मान कितना, 2.4 गुना 10 की घात -18 कूलाम। तो ये है Q। और आपसे पूछा है कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो उसकी संख्या पूछी है, N पूछा गया है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। तो इसमें सूत्र लगता है
Q बराबर NE। क्या सूत्र लगता है? तो इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है? इसमें से हमें N को निकालना है। तो N के साथ जो गुना में है तो वो उधर जाकर इसके बटे में आ जाएगा। तो हो जाएगा N बराबर Q बटे E। अब N बराबर Q का मान है 2.4 गुना 10 की घात माइनस 18 अपॉन E का मान है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। अब ये 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? देखो ये है 10 की घात माइनस 18, तो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। तो क्या बचेगा? तो अब हमारे पास बचेगा 10 की घात प्लस का 1। तो हो जाएगा N बराबर 2.4 अपॉन 1.6 गुना 10 की घात 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम सीधा लिख सकते हैं, इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 24/16 गुना 10। तो जब 24 की 10 में गुना की जाएगी तो हो जाएगा N बराबर 240/16। और जब इसे काटेंगे तो होगा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 0, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। तो N का मान कितना आया? N का मान आया प्लस के 15। कितना आया? तो इसमें N का मान आया है हमारा प्लस के 15। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों होगी? क्योंकि हमारा N का मान किस में है? प्लस में है। और अगर N का मान माइनस में होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज समीकरण दे दी गई है ये, और बोला गया है कि यहाँ t सेकंड में है तो समय बोलता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जब भी आपको ऐसे समीकरण दे दी जाए तो आपको क्या काम करना है? तो सबसे पहले इसे उतार लेना है। तो हमें दे रखा है v बराबर 40 साइन 100 पाई टी। तो आपको इसकी तुलना करनी है किससे? v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से। क्या करनी है? इससे तुलना करने पर। क्या करने पर? इससे तुलना करने पर। तो आपको देखो कि जो ये v0 है इसकी जगह क्या है? 40 है, तो इसका मान है 40। और जो ये ओमेगा है इसका मान है 100 पाई। ओमेगा का मान है यहाँ 100 पाई। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पता होगा कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। क्या होता है? तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का मान होता है 100 पाई दे रखा है। ओमेगा कितना है? 100 पाई दे रखा है, इजिकल टू 2 पाई अपॉन टी हो गया। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो अब हमारा t बराबर क्या होगा? तो इसमें t बराबर हो जाएगा 2/100, और जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02 सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर है 0.02 सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है कि इसका आपको ग्राफ भी खींचना है, किसका? समय का और वोल्टता का जो आया है। ठीक है, तो इसमें ऐसे कर लेते हैं, ग्राफ के लिए ये खींच दिया हमने। तो ये तो हो गया t सेकेंड के लिए, और ये हो गया इस वोल्टता के लिए v के लिए, और ये है o। तो इसमें बोला गया है कि इसमें एक पूरे चक्कर के लिए करना है। तो इनका एक पूरा चक्कर ऐसे करके आके ऐसे होता है। ठीक है, हो गया इसका ये पूरा चक्कर। अब इसमें पूरे चक्कर में हमारा जो टाइम है तो वो कितना है? तो ये पूरा टाइम हो गया इधर जो आया 0.02 सेकेंड इसका टाइम हो गया। और अगर आधे टाइम की बात करें, जब पूरा चक्कर इधर है तो आधा हो गया, ये तो हो गया 0.01 सेकेंड। और इसमें ये v का मान कितना था? तो ये दे रखा था हमें 40, तो इसे कर दिया यहाँ 40 वोल्ट। तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुना 10 की घात 15 चक्कर लगाता है तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान आखिर क्या होगा? तो बच्चों, आपको पता है कि एक चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है तो वो होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। और इसमें जो बोला गया है तो वो कितने चक्कर हैं? तो ये लगाता है 6 गुना 10 की घात 15 चक्कर लगाने पर। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो इसकी और इसकी आपस में गुना कर लेंगे। 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना 6 गुना 10 की घात 15।
तो जब इनकी आपस में गुना करी जाएगी तो जो 16 छिक्का होता है 96, तो ये आ जाएगा इतना, है ना। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगी घात 10 की घात -4, ये तो आ गया इतना। अब इसका सूत्र को लगाएंगे जो कि होता है Q बराबर NE और या IT, के दोनों ही Q के सूत्र होते हैं। तो इसमें आपको I का मान चाहिए, तो इसलिए ये वाला सूत्र होगा, तो हो जाएगा Q बराबर IT का सूत्र इसमें लगेगा। अब Q का मान कितना है, Q का मान आया हमारा ये, तो इस Q की जगह तो इसे रख देंगे। और हमसे क्या पूछा है, I का मान, तो I बराबर, तो I के साथ जो गुना में है तो वो Q के अपोन में आ जाएगा, आ गया। और Q का मान कितना है, तो इसका है 9.6 गुना 10 की घात -4 अपोन। T का मान इसने क्या बोला है, इसने T का मान इसमें ही बोल दिया प्रति सेकंड, इसका मतलब हर एक सेकंड, मतलब 1 सेकंड समझ लो इसका मान। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा 9.6 गुना 10 की घात -4 एम्पियर। तो ये है इसका आंसर। तो ये था हमारा खंड ब। अब हम इसके खंड स को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे इसके खंड स को। तो इसमें से पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कितनी कमियां हैं, तो इसकी 2 कमियां हैं। एक तो यह है कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब है इसका कि ये जो मॉडल है तो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही स्पष्ट नहीं कर सका। और इसकी दूसरी कमी है कि क्लार्क मैक्सवेल साइंटिस्ट के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर, मतलब इन साइंटिस्ट ने कहा कि जब कोई पॉजिटिव क्या है तो ये हमारा नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो उस पर होता है ऋण आवेशित चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं तो फिर ये थककर इसमें नाभिक में गिर जाते हैं, पर इसके अनुसार ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल है कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक ग्राउंड के चक्कर काटिए, तो आप उसके चक्कर काटते खुद इतने थक जाओगे कि आप उसमें गिर जाओगे। पर इसमें भी ऐसा ही होता कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काटते रहते और फिर काटते इस नाभिक में गिर जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। तो इसमें यही बात कही गई है कि जो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन में से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होनी चाहिए, कि मतलब इन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खर्च होनी चाहिए, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये है इसकी 2 मुख्य कमियां। अब अगला इसमें दे रखा है न्यूमेरिकल की एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं और यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और किरण का मार्ग भी दिखाइए। तो अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक उत्तल लेंस है, इस पर इधर से प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और इधर कोई वस्तु ओ रखी है जिसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर और इसमें फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो बच्चों उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र, उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र क्या होता है। तो अगर आपको इसका सूत्र ही पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। तो ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और f क्या दे रखा है, f दे रखा है इसमें हमें 20 सेंटीमीटर, u दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये v हमसे पूछा गया है। तो हमसे ये पूछा गया तो इसको इसके इधर लियो पास, तो आ जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u के। अब इन्हें जोड़ दो, 1/f कितना है तो ये हमारा 20 और 1/u कितना है तो ये हमारा 10। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो आ गया 20, तो ये आ जाएगा 20 एकम 20 प्लस 10 दूनी 20, इन्हें जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/20। तो हमारा 1/v का मान आता है 3/20 और अगर v का मान निकाले तो हो जाएगा 20/3 और जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.66, मतलब आगे 6 आता रहेगा। तो इसका आंसर होगा 6.7 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा।
ठीक है, एक तो ये पूछा था इसमें हमसे, और एक पूछा गया है कि जो किरण का मार्ग भी दिखाइए, कि इसमें जो किरण आ रही है उसका क्या मार्ग है। तो इसका मार्ग है यहाँ से लेके किरण यहाँ आ रही है, ठीक है, इधर, और इस किरण की जो दूरी है तो वो कितनी है, तो वो है हमारी 6.7 सेंटीमीटर। तो बस यही था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव को दिखाइए। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। एक तो होती हैं इसमें विद्युत तरंगे और दूसरा होती हैं इसमें चुंबकीय तरंगे। तो बस उसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि ऐसी तरंगे जिनका निर्माण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। और इस परिवर्ती का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बदलना। क्या होता है, इसका मतलब होता है बदलना। तो इस परिवर्ती का मतलब होता है बदलना, ठीक है। और इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र होता है E, और जो चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं। तो ये परस्पर कैसी होती हैं, तो ये परस्पर लंबवत होती हैं, और ये दूसरा संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं, इसका आरेख कुछ इस प्रकार बनेगा कि इस बिंदु O से एक विद्युत तरंग निकली, जो ये आपको दिख रही है लाल कलर की, और इसी बिंदु O से चुंबकीय तरंग निकली जो कि है हरे कलर की। तो ये अभी तो इधर थी, अब ये इस लाइन के उधर चली गई, तो ये क्या हो गई, तो ये क्षेत्र इसमें बदल जाते हैं। तो इसीलिए ही तो ये बोला गया है परिवर्ती होते हैं ये क्षेत्र। तो ये ऐसे आई। अब देखो, अब ये इस पर लंबवत है और ये इस पर लंबवत है, और ये इस संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं, ठीक है, ऐसे आ रही है ना लंबवत। और जो ये लाइन दिख रही है तो ये होती है संचरण की दिशा, मतलब जिस भी दिशा में तरंगे आगे आ रही हैं। अब देखो आप, इसी दिशा में तरंगे आ रही है ना, तो इसीलिए इसे कहेंगे संचरण की दिशा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर गैप पार्ट। तो इसका अवयव हमने इसमें ये दिखा दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसमें होता है कि लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, और ये एक सदिश राशि होती है। तो इसकी परिभाषा है कि लूप में प्रवाहित धारा यानी I और लूप के क्षेत्रफल यानी A, तो इन दोनों के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यदि लूप में फेरों की संख्या n है, तो मतलब कि जो ये चक्कर लगाते हैं, अगर उनकी संख्या कैपिटल N है, तो बस इसके आगे क्या आ जाएगा, कैपिटल N। तो हो जाएगा इसका सूत्र कैपिटल M बराबर कैपिटल N गुना I गुना A। तो यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।